हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फेयर केम ऑर्गेनिक्स, जो कि एक कंपनी है केमिकल सेक्टर में काम करती है। तो उसका आज Q1 का रिजल्ट आया जो मेरे को बहुत अच्छा लगा है देख के। बट वो रिजल्ट से भी मेन बात है कि जो कौन कौन में बात हुआ है वो हमको देखना पड़ेगा कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं। ठीक है, तो पहले मैं करता क्या हूँ, पहले कंपनी को पहले मैं समझ समझ मतलब बोल देता हूँ मतलब क्या काम करता है, तो आपको समझने में अगर आपको पता नहीं हो तो। जैसे कि ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो कि क्या करता है, जो ऑयल रिफाइनरीज होता है ना, वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, उसको कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस वगैरह करके फिर उसको जो तुम्हारा कॉस्मेटिक्स वाला कंपनी है, ठीक है, और तुम्हारा पेंट वाला कंपनी है, कोटिंग एडेसिव वाला कंपनी, ठीक है, लुब्रिकेंट्स और फार्मास्यूटिकल, ये सब कंपनीज को बेचता है। ठीक है, तो हमको उतना प्रोसेस में नहीं जाना, हमको मेनली बिजनेस समझना है कि क्या है। ठीक है, तो ये उनका मेनली बिजनेस था। तो मैं क्या करता हूँ उसका फिर बिजनेस के साथ क्या है, मैं वो दिखा देता हूँ उनका गाइडेंस वगैरह क्या था। जैसे कि उन लोगों ने फॉर्मल वैसे तो कुछ गाइडेंस नहीं दिया था कि इतना रेवेन्यू करना है, इतना पैट करना है, पर क्या है बहुत सारा हिंट्स दिया था जिसके बाद आप समझ सकते हो कि वो लोग कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उनका कहना था कि फाइनेंशियल 27 में हम लोग एबिटडा मार्जिन अराउंड 8% का रखेंगे। ठीक है, जो कि पिछला साल अब अगर देखोगे तो एबिटडा मार्जिन 4.7% का था, जो कि वो लोग मतलब गाइडेंस बढ़ा रहे। सीधा बात है कि बिजनेस में इंप्रूवमेंट आने का स्कोप है। और इस बार जैसे कि उनका एबिटडा मार्जिन अप्रोक्स 10% का आया है। ठीक है, तो आउट परफॉर्म किया है, पर हमको फ्यूचर भी देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, और उसके बाद उसका कहना है कि हम लोग का जो यूटिलाइजेशन है उसको हम लोग 75 to 80% तक लेके जाएंगे, जो कि सही है क्योंकि आप अगर देखोगे इनका फाइनेंशियल ईयर 26 में उनका 44,000 का वॉल्यूम था और उनका कैपेसिटी 80,000 का है। तो अप्रोक्स 55% का उनका यूटिलाइजेशन चल रहा था। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने बोला कि हम लोग 75 to 80% करेंगे, तो उससे मैंने रेवेन्यू निकाला है। ठीक है, तो जैसे कि इधर 55 हुआ ना, जैसे आप देख सकते हो इधर 44,000 का तुम्हारा वॉल्यूम सोल्ड था और उनका कैपेसिटी आप इधर आके देखोगे तो 80,000 का है। ठीक है, और उनका जो तुम्हारा फाइनेंशियल 27 में टारगेट है कि हम लोग 75 to 80% उसका यूज करेंगे। तो उसके हिसाब से मैंने रेवेन्यू निकाला था तब जब Q4 का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से रेवेन्यू अप्रोक्स 627 का बन रहा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे कि 44,000 का था तो वो 55% हुआ ना 80,000 का जो टोटल है। 55% का यूटिलाइजेशन था, तो 55% का तुम्हारे यूटिलाइजेशन में ये कंपनी 460 का रेवेन्यू किया था। ठीक है, तो 460 का रेवेन्यू तुम्हारा 55 में, तो अगर मैं 75 करूँ तो अप्रोक्स 627 करोड़ समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जब फॉरवर्ड कैलकुलेशन किया था इसमें, मैंने किया था क्या, 627 से 669, ठीक है, ऐसे करके निकाला था रेवेन्यू। जो 80% फिर लेके आप करोगे तो फिर 689 समथिंग आएगा। ठीक है, और एबिटा मार्जिन का कहना था कि हम लोग 8% का निकालेंगे, तो उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन वगैरह फाइनेंस कॉस्ट वगैरह निकाल के मैंने 4% का पैट मार्जिन एज्यूम किया था तब। ठीक है, तो उनका ऐसा गाइडेंस था। तो और क्या था दिखा देता हूँ मैं गाइडेंस में। और फाइन नेक्स्ट 2 ईयर्स में उनका कहना था कि 95% तक यूटिलाइजेशन लेके जाएंगे, पहले 75 to 80 फिर 95% तक। ठीक है, ये उनका कहना था। और क्या था कि बेटर रियलाइजेशन होगा ड्यू टू चाइनीज का डंपिंग कम होगा तो इसलिए। और एक्सपोर्ट वाला जो मिक्स है वो भी वो लोग बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, उनको प्राइसिंग ज्यादा मिलेगा, तो मतलब उस पर हमको मार्जिन का इम्प्रूवमेंट और मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू उनको करना है 2000, वो बाद में देखेंगे क्या है। तो फिर क्या है, मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ तब आपको पता चलेगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है, मैं दिखा देता हूँ उनका रिजल्ट। जैसे फाइनेंशियल 27 Q1 में उनका रिजल्ट आया था आया है 176 करोड़, जो कि आप देखोगे तो मैंने जो गाइडेंस दिया था मतलब कि ये कैलकुलेट किया था, मैं तो नहीं दिया था, 28% ये लोग कर चुके हैं। तो रेवेन्यू मोर ओवर मेरे को अच्छा ही लगा है। ठीक है, मैं तो कह सकता हूँ आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, पर फिर भी मैंने रेवेन्यू का गाइडेंस मैंने कैलकुलेट करते समय जब Q1 में किया मैंने बढ़ाया नहीं। उसका कारण है कि मैं कौन कॉल में जो बताया उसके बाद में बताऊंगा। जैसे एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ा है जो कि नॉर्मल है। ठीक है, उनका कहना था रॉ मटेरियल का खर्चा वर्चा बढ़ा है तो उसके हिसाब से एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। ठीक है, तो उसने वो पास ऑन कर दिया है, तो मार्जिन में इफेक्ट नहीं पड़ा है पर एक्सपेंसेस तो बढ़ेगा ना, बात वही है। और एबिटा मार्जिन आप देख सकते हो उन्होंने 10% का किया है, जो कि उनका टारगेट था 8% का, जो विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, डेप्रिसिएशन मोर ओवर सेम है, फाइनेंस कॉस्ट लगेगा क्योंकि यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो हमको वर्किंग कैपिटल वगैरह चाहिए होगा बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, ज्यादा यूटिलाइजेशन में।
उसके बाद क्या टैक्स रेट छोड़ दो, तो पैट बना था हमारा 10 करोड़ का, ठीक है। जो कि पैट मार्जिन था 5.68, 5.6 पकड़ लो आया था, आया है, ठीक है। और मैंने कैलकुलेट किया था कि 4% का पैट मार्जिन होगा। तो ऑब्वियसली मेरे को आउट परफॉर्म ही किया है, मेरे को कोई इशू नहीं है उसका कैलकुलेशन का, कि मेरा कैलकुलेशन क्यों नहीं आया। लेकिन मेन बात है कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। क्या होता है, मैं कॉन कॉल दिखाता हूँ क्या बात हुआ है। कॉन कॉल में जैसे उनका कहना था कि उनका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है 60%, विच इज़ अ गुड थिंग। 55% का था, 60% का हुआ है, ठीक है। उन लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट एम्स करता है तो एग्जिट द फाइनेंशियल 70 to 75% यूटिलाइजेशन। थोड़ा सा गाइडेंस घटा है, ठीक है, रेवेन्यू के साइड से, क्योंकि मैं बताऊंगा क्या है, थोड़ा सा घटा है, ठीक है। और उनका कहना है कि मेनली उनका जो रेवेन्यू आया है वो पेंट सेक्टर से आया था। मैंने बोला ना, वो जो वेस्ट होता है, जो एडिबल ऑयल वाले इंडस्ट्रीज से निकलता है, वो वेस्ट लेके कि केमिकल प्रोसेस करके फिर वो पेंट सेक्टर, फार्मा सेक्टर मैंने बताया था। उनका कहना था कि पेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ है, जो कि 4%, ठीक है। और उनका कहना था कि किसी ने पूछा था कि जैसे आपको कोई नया प्लांट अभी लगाना है इमीडिएटली, तो उनका कहना था कि अभी हम लोग जो ये वाला प्लांट है उसको हम लोग 100% से यूटिलाइजेशन करेंगे, फिर जाके हम लोग नया प्लांट देखेंगे, ठीक है। तो ये बातों से दिखता है कि कंपनी को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना, जो अगर कोई कंपनी सोचो 60 अभी कर रहा है, ठीक है, अगर उसको नेक्स्ट साल में अगर वो देख रहा है कि यूटिलाइजेशन मेरा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, नया प्लांट खोलने का प्रिपरेशन वगैरह करेगा, या बोलेगा मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। पर उनका कहना है कि पहले मैं 100% खुद करूँ, फिर जाके ये वाला का 100% करूँ, फिर जाके मैं नया प्लांट खोलूँ। इसका मतलब है कि उनको भी थोड़ा डाउट है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे क्रैक करना पड़ेगा वर्ड्स, ठीक है। जैसे उनका कहना था कि 5 to 7% का क्वार्टरली ग्रोथ करेंगे, तो उसके हिसाब से वो 75 to 80% वो लोग लेके जाएंगे, ठीक है। उनका मेनली है कि 70 to 80% वॉल्यूम लेके जाएंगे, तो देखते हैं किस हिसाब से जो Q2 आएगा उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार रिजल्ट बहुत ही ज्यादा आ गया, ठीक है। मतलब पिछला पिछला ईयर उनका 6 करोड़ का पूरा प्रॉफिट था, जो इस बार Q1 में 10 करोड़ का आ गया, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा आ गया। मैंने तो पकड़ा था उनका, जो मैंने कैलकुलेशन किया था मैं दिखाऊंगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो इनका मेनली कहना है कि, कहाँ गया, हाँ मैंने बोला हायर सेल्स वॉल्यूम, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और मैनेजमेंट का मेन अभी एम वही है। और इम्प्रूवमेंट किस लिए आया, बोल रहा है कि हायर सेलिंग प्राइस हो गया है, क्योंकि तुम्हारा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ना उनका, वो बढ़ गया है। तो जैसे कि मैंने दिखा एक्सपेंसेस बढ़ा है, और वो लोग एक्सपेंसेस जो बढ़ा है उन लोगों को मार्जिन में इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग प्राइस पास ऑन कर दिए, जो कि सही बात है, ठीक है। और उनका कहना है कि लोअर इम्पोर्ट कॉस्ट, अच्छा, लोअर imports caused by supply chain disruption, improvement डोमेस्टिक रियल। उनका कहना है कि जो अभी एक्सपोर्ट बाहर से जो माल लाते थे ये सब कंपनीज, वो क्या होगा, थोड़ा सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया है, तो जो डोमेस्टिक में ये सब केमिकल्स बेचता है तो उनको इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। उनको मतलब इम्प्रूवमेंट क्या है, उनका एडवांटेज आया, ठीक है। वही कहना, बेटर एबिटा मार्जिन है, क्योंकि प्राइसिंग पावर उनके पास है, क्योंकि बाहर से माल आ नहीं रहा था जो पेंट सेक्टर और फार्मा सेक्टर वालों के लिए, मतलब उनके पास। तो ये लोग क्या किए, इन इन वाले कंपनी से ही खरीद लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ है, थोड़ा मार्जिन उनको मतलब पकड़ने के लिए इजी हुआ है, ठीक है। इनके पास थोड़ा पावर है कि हाँ हम थोड़ा कमांड करें, क्योंकि तुम तो बाहर से ला नहीं पा रहे हो, ठीक है। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई जो लोअर यूएस टैरिफ्स वगैरह हुआ है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह जो हुआ है यूके ईयू के साथ, और रूपी डेप्रिसिएशन जो हुआ है, उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट में हमको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, उनका कहना है। इससे क्या होगा, कैपेसिटी और जो यूटिलाइजेशन बढ़ने का स्कोप है, उनका कहना है, ड्यूरिंग द ईयर। उनका कहना है कि इनिशियली हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 25% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट से कमाएं, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन से क्या होगा, हम उनको फायदा होगा, ठीक है, ये करने से। और रीच अप टू 50% ऑफ द टोटल सेल्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। देखते हैं एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में जाएगा तो मार्जिन और बढ़ने का स्कोप है, ठीक है। वही मैं कहता हूँ, वही जो शार्प टर्न अराउंड मैंने बोला कि फाइनेंशियल 26 में उनका प्रॉफिट था 6.2 करोड़ का, जो कि Q1 FY 27 में ही 10 करोड़ का आ गया, ठीक है। तो ऐसा आप देख सकते हो, रिजल्ट तो अच्छा है, पर कैसे ये सस्टेन करेंगे मेरे को वही मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है। वही क्या नहीं, दिस लेवल ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन, तो वो क्या होगा, आउट परफॉर्म होगा फाइनेंशियल 27 का। पर उनका कहना है कि जो एक क्वार्टर होता है ना, वो एनफ नहीं है कंक्लूड करना फुल ईयर ऑफ आउट,
उनको भी पता है कि मैंने जो अभी अचीव किया है Q1 में वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता है या नहीं हो पाएगा, उनको लगता है, ठीक है। इससे मैं यही क्रैक डाउन कर पा रहा हूँ कि उनको भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो ये ग्रोथ दिखाया हूँ ये मैं सस्टेन कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। देखना पड़ेगा, जो Q2 का रिजल्ट आएगा तो और थोड़ा खुलेगा ना, अब तब मेरे को कंसिस्टेंसी दिखेगा कि हाँ एक क्वार्टर में इतना आया, सेकंड क्वार्टर में आ पाएगा कि नहीं, ठीक है। अगर आ पाया आसपास भी तो अच्छी बात है, ठीक है। ये सब ठीक है। जो फाइनेंशियल 27 यूटिलाइजेशन गाइडेंस बेस्ड ऑन 80,000 टन्स पर एनम, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो नया एसिड वाला उनका आएगा, ये वाला आएगा जब, उससे वो क्या होगा, ये वाला क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, मतलब जो ऑलरेडी ऑलरेडी जो उसका प्रोडक्ट्स वगैरह है उसके आगे और एक प्रोडक्ट जोड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, उनका मार्जिन्स वगैरह बढ़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। तो उनका कहना है कि इसके लिए कुछ हमको कुछ ज़्यादा एक्सपेंस वगैरह नहीं करना है, बस इससे क्या होगा, हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, वही बात है, ठीक है। एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी बट डज नॉट इफेक्ट ओवरऑल प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो उनका कहना था कि करंट एबिटा मार्जिन जो है 10% का, मैंने दिखा 10.6 समथिंग का था, कितना था, 10.16 का था, ठीक है। तो उनका कहना है कि हम लोग 10% के अप्रोक्स हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। टू बी मेंटेन इफ द करंट बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूज, ठीक है। अगर ये बिजनेस जो एक्सपोर्ट वाला में कोई झमेला हो रहा है, तो वो जो पेंट कंपनी है, फार्मा कंपनी है, ठीक है, वो लोग बाहर से जो माल नहीं ले पा रहे, तो इन इन जैसे कंपनी से ले रहे हैं। अगर ऐसे डिस्ट्रप्शन रहा तो उनका कहना है कि इससे ये लोग का हेल्प मिलेगा, और ठीक है, वही कहना है। और मैनेजमेंट सेड दैट दे आर कंफर्टेबल विद द करंट मार्जिन्स, ठीक है। इंटेंडेड टू इंक्रीज द प्रॉफिट, मतलब यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे तभी उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और सेल्स वॉल्यूम को लोग इंक्रीज करेंगे, और रेदर देन रिलाइंग ऑन फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन, ठीक है। तो उनका कहना है कि अभी कुछ नया प्रोडक्ट वगैरह जो है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं ये लोग, जो खुद का भी कैपेसिटी है उसको ही यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे, उसका सेल्स वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ताकि जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा उससे हमको हेल्प मिले कि मार्जिन एक्सपेंशन का, रेदर देन कोई नया प्रोडक्ट लेके आए उससे मार्जिन एक्सपेंशन हम लोग करते करने का कोशिश किए, ठीक है। तो अभी कुछ नया प्रोडक्ट नहीं आने वाला है, उसका वही कहना है, ठीक है। अपकमिंग जो प्रोडक्ट वगैरह है, जो ओलियो केमिकल है, उससे क्या होगा, मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव होगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, जो कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हेल्प करेगा ओवर द टाइम। अभी रिसेंटली में अभी कुछ नहीं है जिससे मार्जिन इंप्रूव होगा प्रोडक्ट से, पर यूटिलाइजेशन से हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। हाउएवर मैनेजमेंट कॉशियस है कि मार्जिन मेनली डिपेंड्स ऑन चाइनीज डंपिंग, क्योंकि ये केमिकल वाले में ना चाइनीज प्लेयर्स बहुत रहते हैं, ठीक है। मैंने जब नियोजन केमिकल का भी बनाया था उसमें भी वही था ना, कि जो यूएसए वाले कस्टमर से जो चाइना से माल लेते थे बैटरी केमिकल वाला, वो क्या किए अभी इंडिया वाले से लेंगे, तो फिर क्या होगा, थोड़ा तो प्राइस का डिफरेंस रहता है चाइना के साथ, ठीक है। तो केमिकल में भी वो लोग रहते हैं, तो बहुत सस्ते में देते हैं चाइना वाले, ठीक है। तो उनका कहना है कि चाइनीज डंपिंग अगर फिर से शुरू हो जाए एग्रेसिवली, तो मार्जिन में प्रेशर आ सकता है, ठीक है। ये बातों से आपको पता चलेगा कि जो ये किया है इस क्वार्टर का रिजल्ट रिजल्ट वाकई अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन अच्छा किया है, पर इसमें बहुत सारा आउटसाइड फैक्टर्स भी था, जो कि मैंने बोला वो इम्पोर्ट नहीं कर पाया, जो फार्मा वाले कंपनी है, पेंट वाले कंपनी है, तो इससे खरीदा। और चाइनीज जो कंपनीज है वो डंप थोड़ा कम किए, ठीक है, उतना एग्रेसिवली डंप नहीं किया अपना प्रोडक्ट्स को, तो इनको थोड़ा सा हेल्प मिला है मार्जिन कमांड करने में। पर उनका कहना वही है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में इनका जो मार्जिन्स है ना, और जो मतलब ये है क्या कहते हैं, प्रॉफिट है, एबिटा मार्जिन है, वो डिपेंड करता है। तो वही कहना है कि अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में इतना ज्यादा आप डिपेंड करोगे तो कॉन्सिस्टेंटली आपका जो प्रॉफिट है ना वो आने में दिक्कत होगा, मैं वही कह रहा हूँ। किसी क्वार्टर आएगा, किसी क्वार्टर नहीं आएगा, किसी 2 क्वार्टर आएगा, थर्ड क्वार्टर में आके नहीं आएगा। तो वो जैसे कि शेयर होल्डर्स को वो पसंद नहीं होता, शेयर होल्डर्स को चाहिए भाई कॉन्स्टेंटली एक तुम ग्रोथ लाके दो, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 8 क्वार्टर, फिर जाके आपको वैल्यूएशन हाई मिलेगा, ठीक है। जैसे आप इतना अप डाउन करोगे ना, तो उनका भी कहना है कि हम लोग देखेंगे कि, तो Q2 देखना पड़ेगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल होगा होगा कि नहीं, मेरे को वही देखना है, ठीक है। कैलकुलेशन में आ जाता हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड पिक वगैरह मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारा मतलब कैलकुलेशन में क्या हो रहा था, बहुत गलत वैल्यू दिख रहा था, ठीक है, और कुछ नहीं है।
इसलिए मैंने फॉरवर्ड पे पी वगैरह नहीं निकाला है। ठीक है, कि ऑलरेडी जो पी एडजस्ट हो गया ना करंट पी से, तो क्या वो जो ग्रोथ आप अगर देखोगे ना, तब शायद कितना 140 का पी वगैरह चल रहा था, ठीक है, जब Q4 का रिजल्ट आया था। आप अगर देखोगे तो एकदम नीचे से 433 से इनका शेयर प्राइस 849 हो गया, अप्रोक्स 80-90% बढ़ गया तुम्हारा मार्च का जो 31 मार्च का जो एकदम लोएस्ट पॉइंट था, जब वॉर वगैरह चल रहा था, तब से। ठीक है, तो मेरा वही कहना है कि फॉरवर्ड पी अगर मैं निकालूं ना तो बहुत गलत दिखेगा, तो इसलिए मैंने निकाला नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने पेट मार्जिन पकड़ा 5.2% का, उसका कहना था कि 5.6 जो आया था, पर मेरे को लगता नहीं कि वो सस्टेन करेगा ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल 27 का निकाल रहा हूँ ना, तो रेवेन्यू मैंने वही 627 से 689 ही पकड़ा है, क्योंकि 36 to 45% का होगा। और पेट मार्जिन मैंने 5.2% का पकड़ा है, तो उसके हिसाब से पेट बनेगा 32.6 से 35.8, जो कि ये अगर अचीव कर दे तो ठीक है, क्योंकि 10 करोड़ आपने ऑलरेडी अचीव किया है। और मैं पकड़ रहा हूँ आपका पूरा तीन, कुछ मतलब मार्जिन प्रेशर आएगा। ठीक है, मैनेजमेंट का जब कहना है मार्जिन प्रेशर आ सकता है, तो उनको हमसे ज्यादा पता है, समझ रहे हो। और जैसे कि हम भी देख रहे हैं ना कि एक्सटर्नल फैक्टर से इनको मतलब क्या बोल रहा हूँ, एडवांटेज मिल रहा है मार्जिन कमांड करने में। ठीक है, जैसे डंपिंग कम हुआ, या जो फार्मा वाले कंपनी है, या जो कॉस्मेटिक्स वाले कंपनी है, या जो हमारा पेंट वाला कंपनी है, उनका जो ये रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से नहीं ला पाए, क्योंकि डिस्रप्शन चल रहा, तो इनसे लाए। तो वही है कि बाहर वाले फैक्टर से बहुत डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखते कैसे सस्टेन करेगा इतना। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने दिखाया, तो करंट भी है 69 का। बैट ग्रोथ तो अगर मैं लास्ट ईयर से देखो 6 करोड़ का जो था, तब से देखो तो 443% से 497% का बनता है, क्योंकि 32 करोड़ का 35 करोड़ का हो सकता है, जो कि मेरे को लिख रहा है कि हो सकता है, पर उतना वो नहीं है, स्मूथ राइट नहीं है, समझ रहे हो। तो स्मूथ राइड नहीं है तो फिर क्या होगा, स्मॉल कैप होगा ना, स्मूथ राइड नहीं होगा, आपको फिर थोड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं वही कहना चाहता हूँ कि इधर आराम से सर्किट वगैरह लगेगा तो लगता रहेगा, जैसे कि आज शायद नीचे गिरा है क्या, हाँ 2% नीचे गिरा है आज। ठीक है, वही लोगों को भी अनसर्टेनिटी लग रहा है ना, कि भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, आप कंसिस्टेंटली अगर नहीं दे पाओगे तो फिर वो इशू रहता है शेयर होल्डर को। ठीक है, शेयर होल्डर हमेशा फ्यूचर का सोचता है, अभी का नहीं। ठीक है, तो आप देखें ना रिजल्ट आया फिर भी शेयर प्राइस क्यों गिरा, मेरे को लगता है वही जो अनसर्टेनिटी है ना, इसकी वजह से मेरे को लगता है ज्यादा नहीं गिरेगा। ठीक है, गिरने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, मेरे को लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, प्राइस मूवमेंट मेरे हाथ पे तो होता नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, कंसोलिडेट ट्रेड करेगा थोड़ा, मेरे को लगता है थोड़ा गिरने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, देखेगा मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर Q2 का रिजल्ट आएगा, अगर उसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ा बुलिश हुआ, तो फिर जाके मेरे को लगता है शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, या हो सकता है अभी कंसोलिडेट करे, फिर Q2 का रिजल्ट आए, आते आते फिर थोड़ा प्राइस बढ़ा दे, मेरे को वो ऐसा लगता है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता है 2 दिन नीचे जाए फिर ऊपर चलना शुरू हो जाए, मेरे हाथ पे तो प्राइस होता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। और मार्जिन का प्रेशर तो रहेगा, मैं वही कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो देख समझ के फिर ही करना। शिप शिप क्या है, रिजल्ट से मत देखना। रिजल्ट पे आप अगर आके देखोगे तो क्या दिख रहा है, पेट मार्जिन 0.92 से 5% का। ठीक है, 5.68 आपको बोला जाएगा, पेट ग्रोथ है 753% का। ठीक है, तो एबिटा का ग्रोथ है 242% का। ठीक है, लोग ऐसे भावुक हो जाता है, अच्छा 700% का ग्रोथ, 750% का ग्रोथ। पर आपको बिजनेस के अंदर जाना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि क्या है ऐसा लंपी रिटर्न से अच्छा क्या होता है, पता है, कंसिस्टेंट ऑफ रिटर्न। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना शेयर होल्डर्स किसी कंपनी को भाव नहीं देते, इसीलिए आपको ईपीसी कंपनीज को देखना। ईपीसी कंपनीज को उतना वैल्यूएशन डिमांड इसलिए नहीं होता, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको लगता है कि, या मार्केट को जिसको लगता है कि ये कंसिस्टेंसी ला पाएगा क्या, हर क्वार्टर हर ईयर, या 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर, क्या वो कंसिस्टेंट रह पाएगा अपने रिजल्ट पे। किसी साल वो किसी क्वार्टर वो बारिश हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ रेवेन्यू। ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो रेवेन्यू नहीं आया। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है ना।
ईपीसी कंपनीज में। ठीक है, लेबर वाले स्ट्राइक पे चले गए, फिर क्या होगा? ठीक है, लेबर नहीं मिलता कभी कभी छुट्टियों में। ठीक है, पूजा वगैरह जब रहता है, ठीक है, फेस्टिवल्स रहता है, तो इतना अनसर्टिनिटी रहता है, इसलिए देखना ईपीसी कंपनीज को वैल्यूएशन उतना नहीं मिलता जितना दूसरे कंपनीज को मिलता है। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा, तो हर समय नंबर को एज अ होल, सिर्फ नंबर मत देखना, नंबर के साथ आपको बहुत सारा चीज एक साथ देख के फिर डिसीजन लेना होगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।